गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास का चैप्टर 1 है, अध्याय 1 भाग 1 से। इसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं और आज इसका एक डीपली से कुछ जो इम्पोर्टेंट एमपी बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लेकर के आए हैं। तो आज उन्हीं की तैयारी हम कराएंगे ताकि इस चैप्टर की एक प्रॉपर एक मजबूत तैयारी आपकी हो। ये आज चुके क्वेश्चन हैं जो एमपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इससे संबंधित और संभावित क्वेश्चनों को हम दोबारा अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो पहले इन पे हम फोकस करते हैं। आइए, चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है ईंट, मनके तथा अस्थियां, और हड़प्पा सभ्यता से ये चैप्टर में हेडिंग आती है। अध्याय 1 है, भाग 1 से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें मिक्सअप हैं आपके वन वर्ड में भी, आपके फिलअप या फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे जो निकल करके आते हैं आपके वन वर्ड वाले। तो ये क्वेश्चनों को मिला करके और फिर यहाँ पर 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं 2, तो वो हमने यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जब खोज हुई थी, तो उसमें हमें जुते हुए यानी कि जो खेती की जाती थी उस टाइम पर, तो खेती की जाती थी, तो ऐसे हमें प्रूफ कहां से मिले हुए हैं ये पूछा गया है। तो वो स्थान है कालीबंगन। जब खेत को जोता जाता है तो वहां से जब हल चलाए जाते थे, तो हल चलाने के बाद जो लाइनिंग हो जाती थी खेत में, और खेत में जो हल चलाने पर जो लाइनिंग पाई जाती थी, ऐसी लाइनिंग हमें कहाँ पाई गई थी, ये कालीबंगन में पाई गई थी, जिससे कि उनको ये ऐसा लगा या उनको ऐसा प्रूफ हो गया कि भाई चलिए यहाँ पर खेती होती थी या खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में बांट खालिस्तान नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब देखिए, पहले लोहा होता नहीं था, और होता भी होगा तो वो परिचित नहीं थे उस चीज से। तो वहां पर जो बांट बनाए जाते थे वेट करने के लिए, वजन करने के लिए, तो पत्थर का उपयोग किया जाता था। ऑफ कोर्स आज भी हमारे यहाँ देखे गए हैं पुराने कल्चर में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बांट का उपयोग कम हो पाता है, बांट होते नहीं है, तो एक बांट को लेकर के वह दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं और उस वजन का, एक्चुअल वजन का एक पत्थर बना करके उससे तौलते हैं। कहीं आपने भी देखा होगा, आजकल वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे चल गए हैं, पर बांट का उपयोग भी आज भी कहीं कहीं किया जाता है। तो वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता में बांट का यूज किया जाता था वो पत्थर से किया जाता था, और जिस पत्थर का उपयोग किया जाता था उस पत्थर को हम चरट कहते हैं। कौन सा पत्थर कहते हैं? चरट। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में खोजा गया। एक नहाने का कॉमन प्लेस था ये, और ये जहां पर पाया गया उस जगह का नाम मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। तो ये पूछा है रिलेटेड आपका ट्रू फॉल्स में, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य कहेंगे हम इसको। तो स्नानागार यानी नहाने का एक कॉमन प्लेस जो एक लंबे चौड़े स्पेस में था, जिसमें दोनों साइड से आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, ड्रेन करने के लिए, पानी निकालने के लिए पानी की एक नालियां बनी हुई थी, जहां पर जमा पानी को निकाल दिया जाता था। साफ पानी को भरने के लिए ये कुओं से पानी आता था इसमें, और ये फिल हो जाता था। एक सामो पर डे तो यहाँ कोई नहाने स्नान करने नहीं जाता था, बट यहाँ पर जो सभाएं होती थी, कभी कभी विशेष अवसर होते थे, उस टाइम पर यहाँ पर कई सारे लोग जो ज्यादा पौधे रखते थे, पदवी रखते थे, विशेष हुआ करते थे, वो यहाँ पर आया करते थे और सामूहिक रूप से नहाया करते थे। यहाँ में कॉरिडोर टाइप में गैलरियां भी हुआ करती थी, यहाँ से लोग आवाजावन कर सकते थे, और उन गैलरियों में कुछ कक्ष बना करते थे। कक्ष यानी कि कुछ कमरे जो चेंजिंग रूम का काम करते थे, जहां पर व्यक्ति नहाने स्नान करने के बाद कपड़े चेंज किया करते थे। ये आपका आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, ये हमने जो आपको अभी बताया है ये आप इसमें फिल कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड ये ट्रू है यानी कि सही है। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ अभिलेख पाया गया है। अभिलेख यानी कि जो लेख हैं, ठीक है। तो जब पत्थरों पे भी लिखा जाता है तो पत्र लेखन हो जाता है, शिलाओं पे लिखा जाता है, पत्थरों पे लिखा जाता है, वो शिलालेख कहलाता है। ताम्र पत्र पर वो ताम्र पत्र लेख कहलाता है, खंभों पर तो स्तंभ लेख कहलाते हैं। ऐसे ही
उस टाइम पर जो हमें लेख मिले हुए हैं, लिखे हुए मिले हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में, और उसमें चिन्ह जो लिखने के, जैसे कि हम वर्णमाला में वर्णों का यूज करते हैं, कहीं कॉमा, कहीं हलंत, कहीं क्वेश्चन मार्क, इनका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता से एक लंबा जो लिखा हुआ अभिलेख है, उसमें टोटल हमें कितने चिन्ह मिले हैं। तो ये जब चिन्हों की गिनती की गई तो वहां पर लगभग 26 चिन्ह बताए हैं, लगभग 26 यानी 26 चिन्हों की यहाँ पर बात आती है। तो यदि आए तो आप बताइएगा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है फायांस क्या था। तो फायांस क्या था ये पूछा गया है, कई बार आ भी जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो फायांस एक घिसी हुई रेत, जो बारीक बालू रहती है, घिसी हुई रेत रहती है तथा बालू तथा रंग, और कुछ रंग इसमें मिक्सअप रहता है, और इसका एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। चिपचिपा पदार्थ यानी कि पेड़ों से निकलने वाली कुछ लार टाइप में वो रहती है, निकलती है, तो एक चिपचिपा रहता है वो पेड़ों से निकलने वाला, तो जो कहते हैं चिपचिपा पदार्थ। और इसके मिश्रण को, इन सभी को मिला दिया, और इसका जो मिक्सअप है, मिश्रण है, उसको जो पकाकर, यानी कि इसको गर्म कर दिया भट्टी पे या किसी भी आग जला करके उसको पकाने की प्रयास किया जाता है। पका करके जो पदार्थ बनता है, जो शेष हमें मटेरियल मिलता है, उससे छोटे छोटे पात्र बनाए जाते हैं। पात्र यानी कैसे, वो कप भी हो सकते हैं, आपके कुल्हड़ हो सकते हैं, कुछ है ना खिलौने हो सकते हैं, कुछ बर्तन हो सकते हैं। तो वो पात्र जो बनाए जाते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा फायांस। ठीक है, तो पात्र तो बनाए जाते हैं, ये इसकी क्या हो गई कार्यविधि, फायांस का ये यूज है। लेकिन फायांस क्या था, वो था आपका घिसी हुई रेत अथवा बालू और रंग को, और इसमें मिला हुआ था क्या, चिपचिपा पदार्थ। इनके मिश्रण को जो पका करके बनाया जाता मटेरियल है, उसको हम फायांस कहते हैं। और इसका यूज क्या होता था, इसका इस्तेमाल होता था उस टाइम पे छोटे छोटे हम पात्र बनाते थे, बर्तन बनाते थे, या खिलौने आदि बनाते थे। जैसे आज आपके चीनी मिट्टी के बर्तन चलते हैं, मिट्टी के बर्तन घड़े चलते हैं, ऐसे ही उस टाइम पर फायांस के भी पात्र और अन्य प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ग्रिड पद्धति क्या थी। देखिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। ग्रिड पद्धति हड़प्पा सभ्यता में सड़कें, गलियां, नालियां और उनके आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जैसे आपने मान लिया कि भाई गलियां हुआ करती थी, सबसे पहले सड़कें हुआ, मतलब बताया गया सड़कें, गलियां और नालियां, और उनके आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। और सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसे ही हम क्या कहते थे, ग्रिड पद्धति कहा जाता था। इसको समझते हैं इस चीज को। देखिए हमने आपको बताया था एक टाइम ये इससे रिलेटेड वीडियो में कि ग्रिड पद्धति यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाए जाते थे उसमें नालियों की व्यवस्था काफी अच्छी बताई गई थी। नालियां काफी अच्छी कंडीशन में पाई गई थी उस टाइम पर, और पक्की जो ईंटों का यूज नालियों में किया जाता था। इसमें नालियों की जो बताई गई है गहराई, वो लगभग आपके छोटी नालियों की गहराई 1 फीट के लगभग गहरी रहती थी, चौड़ाई 9 इंच बताई गई थी। ठीक है, और इसके बाद वही छोटी नालियां आकर के घरों में जो रहती थी, छोटी नालियां रहती थी, और घर से बाहर जो निकला करता था पानी, वो घर के पीछे से निकलते हुए गलियों में मिल जाता था। ठीक है, तो गलियों में जो पानी मिलता था वो नालियां मीडियम साइज की होती थी, और मीडियम साइज की नालियां उसमें मिलने के बाद फिर वो बड़े नालों में जाती थी, और बड़े नालों में जो जा रही हैं नालियां, वो बड़े नालों में जाने वाली नालियां सीधी गलियों से आकर के सीधा क्रॉस करती थी। तो जब हम देखेंगे कि जो गलियां थी वो सड़कों से जो मिलती थी, तो इस प्रकार का एक बनाती थी। ठीक है, तो यहां से जो निकल रही हैं, और यहाँ पर जो नाले बताए गए, बड़े नाले बताए गए, वो लगभग 6 फीट तक गहरे बताए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। अब यहाँ से जो गलियां सीधी आ रही हैं और ये सड़कों से मिल रही हैं, इसी प्रकार नालियां भी सीधी आती हैं और सड़कों से मिलती हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री एंगल यहाँ पर एक स्पेशल फोकस किया गया है इस चीज पर, और समकोण इसी को कहते हैं। 90 डिग्री का कोण यदि आपने मैथमेटिक्स में 10th तक में पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि भाई मैथमेटिक्स में जो इस प्रकार से आधार एक खड़ा हुआ स्तंभ जब सीधा क्रॉस करता है, जहां पर चांदे की सहायता से यदि हम नापते हैं तो 90 डिग्री का एंगल जहां पर बन रहा है वो हमारा समकोण कहलाता है। तो यहीं पे यही बात की गई है कि जो सड़कें थी, जो गलियां थी और जो नालियां थी,
तो यहाँ पर हम देखें कि नालियां आकर के गलियों में मिल रही हैं और गलियों की नालियां आकर के सड़कों पर मिल रही हैं, और ये ऐसे आवासों की नालियां भी आकर के गलियों में मिल जाती हैं, और इनके निर्माण किया गया था इस प्रकार से कि सभी इक्वल गलियां एक दूसरे को किस पे काट रही थी, समकोण बन रहा था, जहां पर ये क्रॉस हो रही थी समकोण बन रहा था वहां पर, ठीक है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि घर से आ रही हैं नालियां तो वो भी इस प्रकार से समकोण बनाएंगी यदि हम देखेंगे, ठीक। तो गलियों से आकर के सड़कों पे मिल रहे हैं, आवासों से आकर के, तो सभी में एंगल अपना जब देखा जाएगा सीधा क्रॉस आता है, और सीधे क्रॉस में क्या बनता है, समकोण। और ये समकोण पर जब काटती है तो यहीं पर इस कटाक्ष को हमने क्या कहा है, ग्रिड पद्धति। आशा करते हैं ये आपको आ गए होंगे क्वेश्चन समझ में, और इससे रिलेटेड और भी हमने एक पहले वीडियो बनाया है जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था इसका, और इसमें डीपली से कुछ क्वेश्चन अंदर से पूछे गए थे जो एमपी बोर्ड में आ चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, जो संभावित वीडियो के रूप में कहेंगे जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो वेलकम एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इसको देखा। तो लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों में इसको सेंड कीजिए। और हमारा जो YouTube चैनल है वो @देवेंद्र सर, आप इसको वॉच कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं और अन्य स्टूडेंटों तक इसको सेंड कर सकते हैं। देव सर कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको लोगों तक भेजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।